नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनसे संबंधित तैयारी कराई जाती है। तो जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं या इस वीडियो क्लास को पहली बार देख रहे हैं, उन्हें मैं एक आसान भाषा में बता देता हूं कि इससे पहले विश्व भूगोल की पूरी श्रृंखला इस YouTube चैनल पर डाल दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखें। और इससे पहले एस्ट्रोनॉमी की श्रृंखला भी इस YouTube चैनल पर डाल दी गई है, उसे भी आप जाकर ज़रूर देखें। और अभी हमारी पॉलिटी की श्रृंखला चल रही है। एक बात मैं इस स्टूडेंट बिल्कुल स्पष्ट भाषा में साफ शब्दों में बता देता हूँ कि यदि आप इन वीडियो क्लास को ठीक तरीके से देख लेते हैं तो इस बात को कहने में मुझे ज़रा सा भी संकोच नहीं है कि जितनी भी परीक्षाएं आप देने वाले हैं, चाहे परीक्षा यूपीएसआई की हो, चाहे परीक्षा आपकी यूपीटेट की हो, चाहे परीक्षा आपकी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे परीक्षा आपकी आरआरबी की हो, मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जितनी भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उन गवर्नमेंट एग्ज़ामों को देखते हुए ये बेहतर एक प्लेटफॉर्म है जिसे आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जो अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो, क्योंकि इसी प्रकार की एक क्रमबद्ध वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले अब हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका संघ राज्य क्षेत्र और उसका प्रशासन। ध्यान से सुनना है, संघ राज्य क्षेत्र और उसका प्रशासन। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इसको हम कह सकते हैं द यूनियन टेरिटोरीज एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हम केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में इस वीडियो क्लास में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनना है और यदि आप इस वीडियो को ध्यान से सुन लेते हैं तो मैं कह सकता हूं कि आप एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर बेहतर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों। संघ राज्य क्षेत्र, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में अगर बात करें तो हम इसको केंद्र शासित प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, और अगर हम इसको अंग्रेज़ी में कहें तो यूनियन टेरिटरी, हम यूटी भी कह सकते हैं क्योंकि यूटी इसको बोला जाता है। तो सबसे पहले, जैसा कि आप जानते होंगे, भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं और 25 भागों में से एक भाग जिसका नाम है भाग 8, ध्यान से सुनना है दोस्तों। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जितने भी भाग हैं उनमें से भाग 8 साफ शब्दों में ये बताता है, या कह सकते हैं कि भाग 8 संविधान का वो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है, या केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस भाग में है तो आप याद रखेंगे भाग 8 में है। वहीं अगर हम दोस्तों आर्टिकलों की बात करें तो आर्टिकल 239 से लेकर, ध्यान से सुनना है, आर्टिकल 239 से लेकर और 242 तक जितने भी बीच में आर्टिकल हैं, इनके बीच में जो भी आर्टिकल दिए गए हैं वो सभी आर्टिकल केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताते हैं या उनके प्रावधान के बारे में बताते हैं। तो याद रखना है दोस्तों, भारतीय संविधान का भाग 8 और अनुच्छेद 239 से 242 केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में है। कई बार प्रश्न सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस बात को भी आप याद रखेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, केंद्र शासित प्रदेश, इसका नाम है केंद्र शासित प्रदेश, या कह सकते हैं संघ राज्य क्षेत्र। इसका अर्थ क्या है, या अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, तो इसे ज़रा सा देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे, केंद्र शासित मतलब केंद्र के द्वारा चलाया जाने वाला शासन। ध्यान से सुनना है दोस्तों, ऐसा राज्य जिसका शासन केंद्र के द्वारा चलाया जाता है। ध्यान से सुनना है, ऐसा भी याद रखना है कि ऐसा शासन ऐसा राज्य जिसका शासन केंद्र के अंतर्गत चलाया जाता है। इसको मोटी सी भाषा में आप इस तरीके से जान सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जो है उसमें सब कुछ लगभग स्टेट्स की तरह होता है, लेकिन उसका ज़्यादातर जो पावर है या उसको शासन को चलाने की जो ज़्यादा पावर है वो केंद्र के हाथों में होती है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। सबसे पहले अगर हम आर्टिकल की बात करें दोस्तों, तो आर्टिकल 239 आपको याद रखना है। 239 क्या कहता है कि संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। कई बार एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है
कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के बारे में प्रावधान करता है। ध्यान से सुनना है, कई बार प्रश्न एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के बारे के प्रशासन के बारे में प्रावधान करता है। तो आप याद रखेंगे 239। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ऐसे राज्य जिसका शासन केंद्र चलाता है या केंद्र ऐसे राज्य जिसका शासन केंद्र के अंतर्गत चलाया जाता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जानते हैं। अगर इसको इस तरीके से जानना चाह रहे हैं तो एक और अच्छे वे में आप जान सकते हैं, तो ज़रा सा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ क्या है कि यहाँ का जो जैसे कि अन्य स्टेट होते हैं और स्टेट और यूटी में फिर क्या अंतर होगा, तो ज़रा ध्यान से समझें। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ स्टेट में जैसे कि योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी की एक अपनी अलग पावर है और ये अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने हिसाब से चलाते हैं। यहाँ पर केंद्र के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है बीच में, इसलिए कई बार स्टेट कहते भी हैं कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए। जबकि यूटी में क्या होता है कि यूटी में भी मुख्यमंत्री होता है, लेकिन याद रखना है यूटी में वहाँ मुख्यमंत्री होता है जहाँ विधानसभाएं होती हैं, लेकिन जहाँ मुख्यमंत्री भी होता है यूटी में, बशर्ते उनकी जो पावर है कम होकर, ऐसा कह सकते हैं कि आप कि ज़्यादातर चूँकि शासन केंद्र के देख रेख में चलाया जाता है, तो वहाँ ज़्यादा पावर राष्ट्रपति की होती है। चूँकि राष्ट्रपति एक प्रतिनिधि के माध्यम से, केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रपति एक प्रतिनिधि के माध्यम से, जैसा कि आप जानते होंगे, वो प्रतिनिधि जिसे हम कह सकते हैं उपराज्यपाल, कहीं कहीं पर उसे उपराज्यपाल बोला जाता है और कहीं आप जानते ही हैं कि चंडीगढ़ में उसे मुख्य आयुक्त भी बोला जाता है। तो राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधि के रूप में वहाँ का शासन चलाता है। तो कहीं ना कहीं पर आप समझ गए होंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों में जो मेन पावर होती है वो ज़्यादातर केंद्र के ही हाथों में होती है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। तो ये भी क्लियर याद रखें कि केंद्र शासित प्रदेशों का जो शासन है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। और ये बात आप स्पष्ट याद रखें कि राष्ट्रपति अपने अभिकर्ता के रूप में, ध्यान से सुनना है, राष्ट्रपति अपने अभिकर्ता के रूप में एक प्रशासक की नियुक्ति करता है। वही प्रशासक जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी जैसे कि आप जानते होंगे दिल्ली है जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ उपराज्यपाल होते हैं जिनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में नया बना है जम्मू कश्मीर, तो अगर हम उसकी भी बात करें तो राष्ट्रपति एक अभिकर्ता के रूप में एक अपना प्रशासक नियुक्त करता है, जिसको हम कहीं कहीं पर उपराज्यपाल बोल देते हैं, या फिर अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो वहाँ उसको मुख्य आयुक्त बोला जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें, जनरली आप ये मान के चलें कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, तो अगर हम अभी वर्तमान की दृष्टि से देखें तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ज़रा कौन कौन से एक बार ध्यान से देश सुनेंगे। एक तो आपका दिल्ली है और दिल्ली पांडिचेरी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका अंडमान निकोबार है, और इधर जाकर देखेंगे तो आप लक्षद्वीप भी है। दादरा और नगर हवेली, दमन व दीप, ये भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। चंडीगढ़ आपका केंद्र शासित प्रदेश है। और अगर हम बात करें, 2 केंद्र शासित प्रदेश नए बने हैं भारत में, और यहाँ से प्रश्न सीधा एग्ज़ाम में 2021 में 100% बनने वाला है। तो इसे आप बहुत बेहतर स्थिति में याद रखें, क्योंकि प्रश्न कभी भी पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं भारत में। जैसा कि पहले जम्मू कश्मीर एक स्टेट था और जम्मू कश्मीर के ही अंतर्गत आता था लद्दाख। अभी क्या है वर्तमान में कि जम्मू कश्मीर को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। आपको एक बात याद रखनी है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी तिथि थी या किस तिथि को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ऑफिशियल तौर पर केंद्र शासित प्रदेश बने थे। तो आपको याद रखना है 31 अक्टूबर 2019। ध्यान से सुनना दोस्तों, कई बार सीधा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस तिथि को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश बने। तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश बने, जो कि नए बने थे।
तो ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो हमें नॉर्मली याद होने चाहिए, भाई कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। वहीं जैसा कि आप नहीं भी जानते हैं तो इस बात को ठीक से सुन लें, पहले दादरा और नगर हवेली और दमन व दीप दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, और अभी हाल ही में वर्तमान में इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया है। और ये बात ध्यान रखनी है दोस्तों, प्रश्न यही एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस तिथि को दादरा व नगर हवेली व दमन व दीप को एक कर दिया गया। तो याद रखना है 26 जनवरी 2020, डेट याद रखनी है दोस्तों, 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली को एक कर दिया गया। मतलब कि पहले ये 2 केंद्र शासित प्रदेश थे और उसको एक कर दिया गया। तो इस प्रकार हमारे देश में वर्तमान में अगर हम गणना करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो हमें याद होने चाहिए। चूँकि जनरली कई बार ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में बन जाते हैं कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अगर हम इन केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी की बात करें दोस्तों, तो जनरली आप सुन लें, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जैसा कि आप जानते ही होंगे। लक्षद्वीप की अगर हम राजधानी की बात करें तो कवरत्ती है। अगर हम पुडुचेरी की राजधानी की बात करें तो पुडुचेरी है। और अगर हम इधर जाते हैं तो दादरा व नगर हवेली और दमन व दीप, चूँकि दोनों ही अब एक हो चुके हैं, तो उसकी राजधानी भी याद रखना है, दमन है। प्रश्न एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है, चूँकि कुछ चेंज हुए हैं तो प्रश्न बनने ज़रूरी है, तो प्रश्न वहाँ से उठकर आ सकते हैं। वहीं हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। और आप याद रखेंगे चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है, ये भी बात आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की राजधानी तो आप जानते ही हैं, ग्रीष्मकाल में श्रीनगर होती है और शीतकाल में जो है आपकी जम्मू रहती है। वहीं हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख की राजधानी लेह है, ये बात आपको याद रखनी है। तो कहीं ना कहीं हमें चूँकि हम केंद्र शासित प्रदेश ही पढ़ रहे हैं, तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बहुत से तथ्य हमको एकदम से क्लियर होने चाहिए, तो इस बात को भी हमें याद रखना है। वहीं दोस्तों थोड़ा सा अगर हम बेसिक स्थिति की बात करें तो चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है कि अगर हम पहले के हिसाब से देखें, पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या था, पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था अंडमान निकोबार। कब? जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनने से पहले। और अभी एग्जाम में अगर पूछा जाता है कि वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सबसे बड़ा है, तो आप याद रखेंगे वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो वो लद्दाख है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद आपका जम्मू कश्मीर है, और जब जाके आपका तीसरे नंबर पर आएगा अंडमान निकोबार। तो ऐसा आपको याद रखना, कई बार इस तरीके का पैनल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उसे भी आप याद रखेंगे। वहीं अगर हम दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश के जो उच्च न्यायालय हैं, जिनको हम हाई कोर्ट कहते हैं, तो ज़्यादातर केंद्र शासित प्रदेश हमारे ऐसे हैं दोस्तों जो दूसरे उच्च न्यायालय से लिंक हैं, मतलब कि उनके खुद के उच्च न्यायालय नहीं हैं। ध्यान से सुनना है, कई प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय को याद रखें, क्योंकि हम यूटी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम शुरुआत करते हैं दिल्ली से, तो दिल्ली पहले, अब की बात नहीं है, दिल्ली पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनने से पहले, ध्यान से सुनना है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बनने से पहले दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश था जिसका अपना उच्च न्यायालय था। क्लियर? जबकि याद रखना है, अभी चूंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं, तो ये भी बात याद रखनी है कि अब जम्मू कश्मीर, चूंकि वो स्टेट वहाँ पर पहले से ही उच्च न्यायालय है, तो अब दिल्ली के बाद जम्मू कश्मीर भी ऐसा केंद्र शासित प्रदेश होगा जहाँ उसका अपना उच्च न्यायालय होगा। ध्यान रखना है दोस्तों, अब 2 ऐसे यूटी हो चुके हैं इंडिया में जिनके अपने उच्च न्यायालय हैं, एक तो दिल्ली और एक हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। वहीं अगर हम बात करें अंडमान निकोबार की, तो अंडमान निकोबार का जो उच्च न्यायालय है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय है, वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ये बात आपको याद रखनी, कई बार पूछा जा सकता है।
वहीं अगर हम दोस्तों लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप जो केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि खुद अरब सागर में स्थित है, आप जब जाकर देखेंगे मैप में तो क्लियर हो जाएगा। तो लक्षद्वीप का जो उच्च न्यायालय है वो आपका केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है लक्षद्वीप, तो ये बात आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव की बात करें तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ये आपका मुंबई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बन सकते हैं, और यदि आपके ये पैनल तैयार है प्रश्नों का तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि परीक्षा में प्रश्न करने की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। उसके बाद अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर लद्दाख की, तो जैसा कि मैंने अभी बताया ही है कि दिल्ली के बाद अब दूसरा जम्मू कश्मीर ऐसा केंद्र शासित प्रदेश होगा जिसका अपना उच्च न्यायालय, चूँकि वो स्टेट के बाद बना है, ध्यान से सुनना है, वो स्टेट से यूटी बना है, तो इसलिए चूँकि वहाँ पर पहले से ही क्या है, पहले से ही वहाँ पर उच्च न्यायालय है, तो इसलिए जम्मू कश्मीर दूसरा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश होगा जहाँ उसका अपना उच्च न्यायालय होगा। लद्दाख भी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के ही अंतर्गत आता है, ये बात आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम पुडुचेरी की बात करें दोस्तों, तो पुडुचेरी का जो उच्च न्यायालय है वो चेन्नई उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। वहीं अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ जो आता है वो पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। कई बार इस प्रकार के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं जो कि यूटी से संबंधित है, कई बार ऐसे प्रश्न भी एग्ज़ाम में बनते हैं। तो आशा करता हूँ कि अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि वीडियो क्लास उन दोस्तों पर भी पहुँच सके जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या कंपटीशन के क्षेत्र में आना चाहते हैं। वहीं अगर हम यूटी की बात करें तो दोस्तों जनरली आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इसको अगर एक आसान भाषा में समझें तो ऐसा समझ लीजिए कि केंद्र शासित प्रदेश एक ऐसा राज्य होता है जहाँ पर सब कुछ स्टेट की तरह तो होता है, लेकिन वहाँ का जो शासन है उसकी ज़्यादा शक्ति केंद्र के हाथ में होती है, वहाँ का शासन केंद्र के द्वारा चलाया जाता है, और राष्ट्रपति एक प्रतिनिधि के रूप में, जिसको हम प्रशासक भी कहते हैं, प्रतिनिधि के रूप में वहाँ का शासन चलाता है। मतलब कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि अगर बिना राज्यपाल, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, ध्यान से सुनना है, राज्यपाल बिना राष्ट्रपति की अनुमति के वहाँ कुछ भी कार्य नहीं करता है। लगभग ये मान के चलिए कि वहाँ मैक्सिमम कार्य करने में उसे राष्ट्रपति की ही सलाह लेनी पड़ती है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होता है। ध्यान रखना है दोस्तों, प्रत्येक उपराज्यपाल जो भी केंद्र शासित प्रदेश के लिए जाता है, तो प्रत्येक उपराज्यपाल की केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियुक्ति भी भारत का राष्ट्रपति करता है, याद रखना है। और दोस्तों चूँकि नियुक्ति भी वही करते हैं, तो प्रत्येक उपराज्यपाल जो केंद्र शासित प्रदेशों का कार्यपालिका हेड होता है, कई बार प्रश्न एग्जाम में बन सकता है कि केंद्र शासित प्रदेशों की मुख्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। तो इस प्रश्न को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, जैसे कि राज्य में राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, और केंद्र में केंद्र की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र शासित प्रदेशों की कार्यपालिका का हेड, एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो आपका उपराज्यपाल होता है। उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, और उपराज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति ही अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक करें ताकि वीडियो उन स्टूडेंट पर भी पहुंच सके जहां स्टूडेंट कोचिंग के लिए नहीं जा पाते हैं, या फिर वहां से या उनके गांवों से कोचिंग संस्थान दूर हैं, तो कम से कम वो एक बेहतर वे में पढ़ाई कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।